नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के फेसबुक लाइव पर। मैं हूं आपके साथ इला नैन और इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे होंगे स्पीकिंग ट्री के सभी चैनल्स पर। तो देखिए, आज लाइव आने का बहुत खास मकसद है। आज का जो हमारा विषय है वो मुझे लगता है कि सभी को उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम बात करेंगे और उसके लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ जोड़ा है। एक गुजारिश आज मैं इस लाइव में आप सभी दर्शकों से करना चाहूंगी कि अभी इसी वक्त इस लाइव को अपने फेसबुक के जरिए आप शेयर करिए, आपके दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि आज जिस टॉपिक को, जिस मेंटल हेल्थ के विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में लोग जागरूक हों, लोग बात करें और समझें कि वाकई आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपकी शारीरिक हेल्थ। तो चलिए इस लाइव को शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कि क्या मानसिक प्रताड़ना यानी कि मेंटल टॉर्चर सुसाइड का कारण बन सकती है, और साथ ही हम कैसे पहचाने, कौन से ऐसे साइंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे इसका फैक्टर कोई भी हो, किसी भी वजह से हो। तो आज के इस लाइफ में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर मनु तिवारी, एचओडी है मेंटल हेल्थ फोर्टिस हेल्थ केयर नोएडा के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस लाइव चर्चा में। नमस्कार इला, शुक्रिया बुलाने के लिए, और कोशिश करेंगे कि हम आपकी सारी जो क्वेरीज हैं, दर्शकों की जो क्वेरीज हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें एक अंदाज में जिसमें सिंपल तरीके से समझ सकें सब लोग। थोड़ी जटिल टॉपिक है लेकिन कोशिश करेंगे कि इजी बन जाए सबके लिए। बिल्कुल सर, एक्चुअली जटिल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। लोगों को लगता है कि सुसाइड सिर्फ फिल्मों तक, सिर्फ सीरियलों तक या सिर्फ किताबों तक सीमित है। लोग वाकई में ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो एनसीआरबी के ही अभी के हाल ही के आंकड़े आए हैं कि 2021 के जो आंकड़े हैं उसमें अगर हम बात करें, तो मैं थोड़ा सा एक डेटा अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगी। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आत्महत्या के मामलों में साल 2021 में 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई है। भारत की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि आत्महत्या करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या भी 1/4 के पार चली गई है। और डॉक्टर मनु, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसे आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हो। अगर हम वैश्विक रूप से बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो ये वाकई वैश्विक समस्या बन गई है। अगर WHO की हम आंकड़े देखें तो हर साल करीब 8 लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। डॉक्टर मनु, क्या कारण होते हैं ऐसे कि व्यक्ति सुसाइड की तरफ आगे बढ़ता है? उसको लगता है कि लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है वो इंसान कमजोर नहीं होता जो सुसाइड के बारे में सोचता है। मुझे लगता है बहुत गट्स चाहिए, और पता नहीं कैसे वो लोग हिम्मत कर लेते हैं। तो क्या वजह है डॉक्टर मनु? 3-4 सवाल इसमें जुड़ गए हैं इला, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जी। आत्महत्या, सुसाइड, अगर मैं इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं तो ये एक तरीके का एग्रेशन ही होता है जो इनवर्ड्स हो गया। यानी कि इंसान का हताशा और निराशा इतनी बढ़ जाती है कि उसको ये लगता है कि उसके आसपास जितने भी इसके दोस्त हैं, परिवार है या उसके चाहने वाले हैं, कुलीग्स हैं, कोई भी उसको समझ नहीं पा रहा, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता, और वो इतना बेबस महसूस करता है कि उसको ये लगता है कि अब हम, इससे तो अच्छा है कि अपनी जान दे दें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन उसने सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं और वो जान दे देगा, नहीं जी। सबसे पहले उसके मन में ख्याल आता है कि ये जीवन अगर समाप्त होगा तो क्या होगा, ये जीवन क्या है, इस तरह से शुरू होता है। समाप्त हो जाएगा तो अच्छा ही है, अभी यहाँ तक है। तब वो अपने दोस्तों से और अपने साथ के लोगों से बात करता है और कहता है कि यार जीवन में कुछ रखा नहीं है, निराशा वाली बातें होती है। तो वहां पर मैं, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं वो समझें कि जब उनके दोस्त या आसपास के लोग इस तरह की बात करते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, तो वो एक शुरुआती लक्षण दे रहे हैं, इसी से शुरुआत होती है जी। अब जब मैंने, आप देखेंगे आमतौर की भाषा में किसी ने बोला कि जीवन में कुछ नहीं रखा है, तो सामने वाले का पहला जवाब कहता है, क्यों यार तुम इस तरह की बात सोचते हो, ऐसा थोड़ी ना, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है।
है ना। जो लोग रईस है उनको बोलेंगे तुम्हारे पास पैसा दिया हुआ है, तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास घर और परिवार है, तो जीवन में तो सब कुछ है। वो सलाह देने लग जाते हैं बजाय ये बात समझने की कि यार वो हमको अपनी बात कहना चाहता है, सुन लो उसकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। सलाह तो किताबों में भी लिखी है, यूट्यूब में भी है, आजकल व्हाट्सएप पे भी रोज सुबह आ जाती है, सुन तो लो कि कहना क्या चाहता है। अब इसका मतलब समझे आप कि आत्महत्या अपने आप एक दिन अचानक नहीं पैदा होती, बिल्कुल ये धीमे धीमे आपके मन में विचारों में प्रवेश करती है, फिर वो कहते हैं ना कि चढ़ती है, और समय के साथ आपको हर एक अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐसा लगने लग जाता है कि जीवन में अब कुछ वाकई नहीं बचा है। और फिर वो सोचता है कि हे भगवान मुझे कोई उठा ले। अभी भी ये नहीं सोच रहा कि मैं मर जाऊं, मैं अपने आप को मार लूं, ये लगता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है। फिर तीसरा एंगल आता है जब उसको लगता है कि अब मैं अपने आप को मार ही लूं, तो वो थर्ड स्टेप आता है। अब यहां तक देखो, एक दिन में कोई नहीं पहुंचा कि एक ही दिन में उसने प्लान कर लिया कि मुझे सुसाइड करनी है। अब ये सुसाइड का जो होता है, यहां तक देखो स्टेप बाय स्टेप पहुंचा वहां पे, वो एक दिन में तो पहुंचा नहीं। उस बीच वो बहुत सारे इंडिकेशंस भी देता रहेगा, देखो मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी लाइफ में वैसा हो रहा है। आप उस इंडिकेशन को कैच करने के बजाय आप उसको सलाह देने लग जाते हैं कि नहीं यार तुम जो कह रहे हो बेकार की बातें हैं, इस सब में कुछ रखा नहीं है। और फिर उसको और हताशा हो जाती है कि देखो मेरी बात कोई समझ भी नहीं पा रहा, मैं इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लिया। तुम्हारा दूसरा सवाल था, स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लिया। तो स्ट्रेस एक यूनिट नहीं है, वेक्टर नहीं है कि मतलब एक ये चीज आ गई तो स्ट्रेस हो गई। स्ट्रेस क्या हो सकता है, किसी की लाइफ में स्टेज पर बोलना भी स्ट्रेस हो सकता है, और किसी की लाइफ में शादी सबसे बड़ा स्ट्रेस हो सकता है, किसी की लाइफ में प्रमोशन स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का नुकसान ही सिर्फ स्ट्रेस होता है जी। और जब हालात ऐसे हैं कि 3-4 ऐसे मिल गए जब इंसान नाजुक स्थिति में है, और 3-4 हालात ऐसे हो गए, तो वो अपने आप ही उसको कहते हैं लगेगा कि अवसाद के लक्षण आएंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, और फिर वो सुसाइड की तरफ, निराशा की तरफ जाएगा। तो हर किसी को होता है क्या, ये भी अगला सवाल आता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आता है, 100 बच्चे उसमें फेल होते हैं, लेकिन 100 में कितने सुसाइड करते हैं, 1 या 2। तो एग्जाम में फेल होना तो कोई सुसाइड का कारण नहीं हो सकता। नहीं। क्या होता है कि वो बीमारी पहले से उसके अंदर मौजूद रहती है, और ये उस पर एक और चोट पड़ गई, तो इंसान की रही सही उम्मीद खत्म हो जाती है, और तब इस तरीके से करता है ये। हाँ, हम मेंटल टॉर्चर पर भी बात करना चाहते हैं, जैसा कि आज का हमने जो विषय रखा है वो भी यही है कि क्या मेंटल टॉर्चर सुसाइड की तरफ हमें ले जाता है। तो आपने जो ये 12वीं की 10वीं की बात करी कि बच्चे फेल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो बीमारी पहले से होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जी 10वीं में फेल हो गए, पिता माता का सपोर्ट नहीं मिला, फ्रेंड्स भी मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो एक तरीके से मेंटल टॉर्चर की वो कड़ी बनती गई जी तुम तो फुद्दू हो, तुम तो फेलियर हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, बुद्धू हो तुम। तो क्या ये भी एक कारण बनता है, क्या क्या बोलते हैं उसको, कि एक ये वजह भी बन सकती है क्या ये? इसको भी मैं समझाता हूँ। ये देखो, मैं हो गया, तुम हो गई, ये कोई और हो गया। मेरी तुम्हारी लाइफ में फेलियर और सक्सेस जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दिन हमने सक्सेस ही देखी है और सारे दिन फेलियर ही देखे हैं। फेलियर से उठ के आना रेजिलियंस कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फेलियर से गिर जाना ये कमजोरी कहलाती है। ह्यूमन नेचर, या हम ये कहें कि हमारा जो इवोल्यूशन है, वो उसका प्रिंसिपल ये है कि हर इंसान, चाहे हर जीवित व्यक्ति समझ लीजिए, इंसान जानवर कुछ भी, अगर उसको चोट लगती है तो उससे ऊपर उठने की क्षमता रखता है। ये हमें नेचर के लॉ है।
जब कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता तो उसके अंदर कोई कमी है, इसीलिए तो वो फॉलो नहीं कर पा रहा। अब जितने भी हम लोग ब्रेन के ये सिम्टम्स होते हैं ना, इनको विल पावर से जोड़ लेते हैं। कहते हैं उसकी इच्छा शक्ति कमजोर थी, वो ये चीजें झेल नहीं पाया, उसको ये सब स्ट्रेस है ना। पर एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो, अब ऐसे देखो ना कि किसी को मान लो 104 फीवर है, वो ऑफिस में जाके काम कर रहा है, और किसी को कोई फीवर नहीं है, वो ऑफिस में जाके काम कर रहा है, तो किसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है? जिसके पास 104 फीवर है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको इतनी एंजाइटी चल रही है, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि यार तुम इच्छा शक्ति की कमी है, जबकि उल्टा है, वो अपनी इच्छा शक्ति की वजह से ही जिंदा है, इच्छा शक्ति की वजह से ही अपनी जिंदगी को जी रहा है। ये वैसा ही हुआ ना कि एक फ्रैक्चर हुई टांग से इंसान 1 किलोमीटर चल गया। अभी हमने देखा कोविड में बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको पैदल चलना पड़ा, वो भूखे भूखे चलते रहे, इच्छा शक्ति तो चलाई उनको। तो बीमारी तो रोकती है और इच्छा शक्ति आगे बढ़ाती है। ये इच्छा शक्ति खत्म करने का जो काम है, ये अवसाद की बीमारी का लक्षण है। और आप जितने भी सुसाइड्स के बारे में जब भी पढ़ना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स में ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट निकलते हैं कि एक तो उसके पास पहले से कोई बीमारी थी, और दूसरा कोई नई चीज ऐसी आ गई जिसको वो संभाल नहीं पाया। बिल्कुल। तो देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को, हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के दर्शक भी जुड़ चुके हैं। मैं आपको एक दफा फिर बताना चाहूंगी, आज दिल्ली एनसीआर के मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मनु तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। तो देखिए, बहुत लोगों को शर्म आती है, या ये कहिए समाज के डर की वजह से, या समाज में जो चीजें बनी हुई है उनकी वजह से लोग मनोचिकित्सक के पास जाने से थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो आज हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं सीधा लाइव। तो आपके जो भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, बेझिझक आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपका नाम लिए बिना भी आपका सवाल पूछ लेंगे। तो पहला सवाल आर्या राजेश्वरी जी का आया, डॉक्टर मनु पूछ रहे, आई एम अ केयर गिवर रनिंग एनजीओ, सम ऑफ देम, शायद उनके पास जो लोग हैं एनजीओ में, आस्किंग दैट टाइप ऑफ ड्रीम देन फ्रस्ट्रेशन देन सुसाइड, आस्किंग मी, मतलब वो उनसे शायद फ्रस्ट्रेशन दिखाते होंगे, सुसाइड के बारे में पूछते होंगे। वो पूछ रहे हैं कि शैल आई टेक मेडिसिन और काउंसलिंग? दोनों ही चीज, हाँ देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि दोनों ही चीजों का यहाँ पर बराबर का ही जरूरत है। आपके किसी भी जगह पे कोई चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ तो आप प्लास्टर लगाते हैं, ठीक हो गया, आप एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को ठीक करते हैं। आप जिम जाके अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप डिसिप्लिन के साथ जिम भी जाते हैं, और उस तरह का खान पान भी रखते हैं कि आपको बॉडी बन सके, और आप ट्रेनर से मोटिवेशन भी लेते रहते हैं। तो आइसोलेशन में ना कुछ नहीं रह सकता। यहाँ पर काउंसलिंग प्लस दवाई, दोनों का ही उतना ही रोल है जितना हवा और पानी का हमारी लाइफ में रोल है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों की बहुत जरूरत है। जी जी। अगला सवाल मनीषा जी पूछ रही हैं, मनीषा अग्रवाल जी, इज इट पॉसिबल कि आपको अपने स्ट्रेस की वजह ही समझ नहीं आ रही हो, लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी आप खुश नहीं हैं, परेशानी की वजह भी समझ नहीं आए? बिल्कुल पॉसिबल है, और आप यकीन मानिए कि 90% लोग ऐसे ही हैं जिनको ये कुछ नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई वजह भी नहीं मिलती। जिसको वजह मिल गई ना, वो तो लकी है, वो तो उस वजह को ठीक कर सकता है। 90% लोगों को कोई वजह नहीं मिलती है, और ये अपने आप ही एक दिन धीमे धीमे आपकी लाइफ में आ जाता है, आपके अंदर चेंजेस लाते हैं, डिफरेंट तरीके के जो इमोशंस के लेवल पे हो जाते हैं, शरीर के लेवल पे टूटा हुआ शरीर लगता है, थकान, बिल्कुल मन गिरा हुआ, बेचैन, चिंता, डरा हुआ, हताशा, निराशा, इस तरह से रहता है। किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपको कोई कारण भी नहीं समझ में आता, कोई जवाब नहीं मिलता है कि क्या चीज हो रही है। यही हकीकत है
इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कि ये एक बीमारी है जो धीमे 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 आपके लाइफ में ना अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती आती है और आप बदलते आते हैं। तो अक्सर देखिएगा ना, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, अरे इसका स्वभाव बदल गया है, ये अब किसी से हंसती बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं, अकेले बैठ के रहना चाहते हैं, इनके पास किसी से कोई बात करने जाओ तो ये गुस्सा करने लग जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो इसका कोई कारण नहीं मिलता है, यही वजह है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसको पहचानना ही सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि है, इंस्टेड ऑफ कि हम इसका कारण ढूंढने में लग जाए। जी, लाइव दर्शक ये सवाल पूछ रही हैं, नाम नहीं बता सकती उनका, डॉक्टर मनु। चलिए हम कुछ भी इमेजिनरी प्रिया नाम रख लेते हैं। प्रिया जी पूछ रही हैं कि मैं हर वक्त, मुझे लगता है कि लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, क्या ऐसा है कि हर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है? ये मुझे लगता है बहुत लोगों का सवाल है, क्योंकि सबको लगता है कि जी सामने वाला हमसे बात नहीं कर रहा है तो ये यही बुरा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये भी मुझसे बुरे से बात कर रहा है, ये भी मुझसे बुरे से बात कर रहा है। देखो, ये मनोस्थिति है हमारी। इसमें क्या होता है ना, एक प्रकार की, इसमें हम जब इमोशनली बहुत वल्नरेबल होते हैं, इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कोई मेरी बात समझ नहीं पा रहा। पहली चीज, मैं कुछ कहना चाहता हूं तो दूसरा मुझे क्रिटिसाइज कर देता है, और इंस्टेड ऑफ ये, अगर वो सजेशन भी दे रहा होगा तो भी क्रिटिसिज्म लगेगा। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि अकेलापन बिल्कुल लगेगा अपनी लाइफ में। जी। जब इन चीजों का जवाब नहीं मिल पाता तो ऐसा लगता है कि यार बाकी लोग कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, लगता है वो मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या वो मेरे लिए कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये सब ना एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लक्षण है, वल्नरेबिलिटी के। इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्या हुई? पेंडुलम की तरह आपकी इमोशंस घूम रहे हैं, कभी आप एक्सट्रीम खुश हैं तो कभी आप एक्सट्रीम दुखी हैं, कभी चिड़चिड़ा के गुस्सा कर रहे हैं तो कभी बिल्कुल एकदम से हंस रहे हैं। तो आपके जो साथ में रहता है वो समझ ही नहीं पाएगा कि आपके संग हम किस तरह से व्यवहार करें। आज आप खुश हैं कि नहीं है, आपको ये बात अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो भी डर जाता है, वो भी एक कदम पीछे ले लेता है आपसे बात करने में, और आप उस चीज को ऐसे लेते हैं कि देखो ये मेरे से दूर रहना चाहता है। तो ये एक टू वे चीज है। लेकिन इसका जो बॉटम लाइन है या जो क्रक्स है जिसमें आप बोलेंगे, वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। आप स्टेबिलिटी आपकी इमोशंस की हिल गई। तो डॉक्टर मनु, हम डील कैसे करें? मतलब बिकॉज मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, मेरे आगे बहुत इमोशनली वल्नरेबल लोग होते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उनको डांटूं कि जी तुम स्ट्रांग बनो, या मैं उनको सहारा दूं कि चलो कोई बात नहीं, अपनी सारी बातें मुझे बता लो। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसे लोगों को कैसे हम डील कर सकते हैं? देखिए, ऐसे लोगों को डील करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इमोशनल वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, तो ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है। अब ऐसे लोग तीन तरीके से होते हैं, एक आपके पर्सनल सर्कल में हो सकते हैं, एक आपके सोशल सर्कल में हो सकते हैं, और एक आपके प्रोफेशनल सर्कल में हो सकते हैं। पर्सनल सर्कल वालों के लिए जाहिर है कि आप ज्यादा मेहनत करेंगे, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है उनकी बात सुनना और समझना, इंस्टेड ऑफ मेरे को अपनी बात का सलाह देना। सलाह तो नहीं मांगा कोई, वो ये चाहता है कि हमारी बात कोई सुन ले। तो पर्सनल लेवल पे तो मैं यही बोलूंगा कि आप कोई ऐसा होता है तो आप उसकी बात सुने, समझें, और रिएक्ट करने के बजाय एक रिस्पॉन्ड बोलते हैं हम लोग, कि जैसा चल रहा है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला और आपने पलट के उसको गाली दे दिया, गुस्सा कर दिया। ये मैं पर्सनल स्पेस की बात कर रहा हूँ। सोशल स्पेस में क्या होता है कि आप किसके संग कितना जुड़े हुए इस पर डिपेंड करता है। अगर आपके कोलीग्स में, फ्रेंड्स में ऐसा है तो उनको सलाह दीजिए कि आप काउंसलर से मिलें, आप उनसे बात करें, अपनी समस्या का निदान करें। इस चीज को अंडर द कारपेट डालने की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल लेवल पर अगर ऐसा होता है तो यदि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही है तो उसको तुरंत बोलिए कि आप जाके देखिए, आपका काम है उसको बोलना कि मिलो जाके तुम एक काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से,
आजकल तो बहुत अवेलेबिलिटी है, किसी से भी मिलो, बात करो, समझो, जिससे कि क्या हो रहा है ये तुमको अपनी लाइफ में समझ में आए। देखिए ये जो कंडीशंस होती ना, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन लाइफ की क्वालिटी को खराब कर देती है, आपकी भी और आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी भी। अरे डॉक्टर मनु, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारा ये है कि बस जिंदा है, अच्छे से हेल्थ ठीक है, सर नहीं दुख रहा है, पैर नहीं दुख रहे हैं, हाथ नहीं दुख रहे हैं, बुखार नहीं है। लेकिन जी हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि जो सर नहीं दुख रहा है लेकिन जो ब्रेन में चल रहा है और जो हर रात हमें सपनों के रूप में कह लें या फिर हमारी जो एंशियस लेवल है, सुबह हम जब जल्दी उठ जाते हैं, अचानक से नींद खुल जाती है, उस रूप में निकल रहा है, ये वाकई एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस है। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप पूछ रही हैं, समटाइम्स आपको यही समझ नहीं आता कि कोई आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है, इसे समझने के लिए कोई आसान तरीका बताइए। जादू का तरीका तो कहीं नहीं आसान। सबसे पहली तो बात यह है कि समझना चाहिए कि हो क्या रहा है ना, और इसमें किसकी कितनी भूमिका है। रिलेशनशिप एक बॉल डांस की तरह होता है, जिसमें एक इंसान पैर आगे बढ़ा रहा है तो एक इंसान पैर पीछे कर रहा है। जब दोनों लोग पैर आगे बढ़ाएंगे तो पैर लड़ जाएंगे, और दोनों लोग पैर पीछे करेंगे तो डांस ही नहीं हो पाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या हम विशियस साइकिल में फंस रहे हैं, कि जहां हमेशा एक दूसरे को गुस्सा ही कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि हमने कहते हैं कोई नई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे इफ एंड बट्स होते हैं आपकी लाइफ में। देखिए सिंपल रूल तो है नहीं, और एक वेरिएबल तो कभी आपकी जिंदगी को फॉलो कराता नहीं है। उस प्रकार से आप चीजों को सोचिए, और जहां पर रिस्पॉन्स करना है रिस्पॉन्ड करिए, जहां रिस्पॉन्ड करना है वहां रिस्पॉन्ड करिए। इम्पोर्टेंस ये है कि जो कि पहले भी हम लोग को बहुत एक साधारण सी बात सिखाई है कि अपने आप को हमेशा दूसरे के जूते में रख के देखिए और समझिए कि क्या चीज हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, ये व्यवहारिक ज्ञान है, मतलब मैं यही कहूंगा। इसमें मैं अभी ट्रीटमेंट और इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कंडीशन इतनी बिगड़ी है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में जरूरी होता है। लेकिन डॉक्टर, शायद जो हमारे दर्शक हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जी हम कब किसी मनोचिकित्सक की हेल्प लें और कब हम अपने लेवल पे निपटें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी ही मैं हाल ही में खबर पढ़ रही थी, सुबह की ही बात है कि एक मैनेजर से परेशान होके एक 40 साल के आदमी ने सुसाइड कर लिया और बताया कि मेंटल टॉर्चर करता था। तो कहीं ना कहीं क्या पता लोग उसके आसपास भी यही सोचते हो कि जी तुम उसके जूते में अपने आप को रखकर देखो कि वो तुम्हारा मैनेजर है, क्या पता उसके ऊपर प्रेशर ऊपर से आता हो, क्या पता इसीलिए तुम्हें काम का प्रेशर देता हो। तो क्या पता वो किसी मनोचिकित्सक के पास चला जाता तो उसको हेल्प मिल जाती। तो हम कब समझें कि जी हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और कब हमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। मैं 3 आपको मापदंड देता हूँ। एक है हाँ, पर्सनल लेवल पे, जब आपकी भूख, नींद, फिजिकल स्टैमिना हाँ, ये डिस्टर्ब होने लग जाए, ये पर्सनल लेवल पे। ठीक है। सोशल लेवल पे, जब आप लोगों से बात करने में मन नहीं लगे, कतराएं, या अकेले रहना पसंद करें और दोस्तों को भी अवॉइड करने लग जाए। तीसरा प्रोफेशनल लेवल पे, जब आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की छुट्टियां बढ़ जाएं, ऑफिस की छुट्टियां बढ़ जाएं, ऑफिस में लेट जाने लग जाएं, और या फिर ऑफिस में आपको जो काम आपको दिए जा रहे हैं वो आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और टाइम पे पूरे नहीं कर पा रहे। ये बहुत 3 सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इन तीनों चीजों में जब आपको दिक्कत होने लग जाए, आप समझ लीजिए कि आपको साइकेट्रिस्ट से, मनोचिकित्सक से, या फिर किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। तो ये 3 साइंस डॉक्टर मनु ने बताए हैं। आप सभी को आई थिंक ये 3 साइंस ज़रूर देखने चाहिए अपने आस-पास भी लोगों में। अगला सवाल आ रहा है, अनमोल का पूछ रहा है, ओवरथिंक को कैसे कंट्रोल करें? बस किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं करता है, बस ओवरथिंकिंग चलती रहती है। ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग में एक है थिंकिंग और एक पार्ट है ओवर। हुँ, तो थिंकिंग तो हमारा नेचुरल
या नेचर का या हमारा ह्यूमन कॉग्निशन है, मतलब ये तो हमारा पार्ट है। अब उस थिंकिंग को कहीं तो चेक करने के लिए ब्रेन में कोई तो सेंटर होगा जो कहता होगा कि भाई ये ज्यादा हो गया, बंद कर दो। तो वो सेंटर जब ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तब ये ओवर थिंकिंग बनने लग जाती है। आप खुद से नहीं करते हैं ओवर थिंकिंग, आप जब देखेंगे कि एक जहां पर वो थॉट्स को रुक जाना चाहिए था वो नहीं रुक रहे, अब उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक्सेसिव थिंकिंग होने लग जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर, जिनको आप अपने, अगर मैं इंटेलेक्चुअल पार्ट से पूछेंगे तो कहेगा अरे ये क्या सोच रहे हो, इसका कोई पर्पस ही नहीं। लेकिन आप कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो कंट्रोल जो है वो इनवॉलंटरी होता है मैकेनिज्म, ये आपके उसमें नहीं होता। आप उस ओवर थिंकिंग पे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग जो हो रही है वो तो आपको कंटिन्यूअस, आपको एक प्रोसेस है नॉर्मल जो अपनी स्पीड से ज्यादा निकल चुका है, अपनी लिमिट से ज्यादा निकल चुका है और आपके पास आता जा रहा है। तो ये फर्क है। तो ओवर थिंकिंग अकेले नहीं आती, या तो किसी तनाव वाली स्थिति में आप निकल रहे हैं तो उससे निकलने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं, आप रिश्ते के तनाव में फंसे होते हैं तो उसमें से कुछ करने के लिए, और जब ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल नहीं चल रहा तब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपकी हैबिट में है या आपकी लाइफ में है, तो आप इसको लक्षण समझिए एंजाइटी का। अच्छा, ये नेचुरल हैबिट नहीं है यार, उसको सोचने की बहुत आदत है यार, जब मन है सोचता ही रहता है, ये चीज कहते हैं नहीं है। जब बहुत सोचता रहता है और बिना किसी बात पे हर बात पे सोचता रहता है, देखिए हर बात पे सोचना, किस एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अरे मैंने किचन में गैस बंद करी कि नहीं करी, ताला लगाया कि नहीं लगाया, मैंने गेट की क्या किया कि नहीं किया, और फिर पता चला कि मैं नीचे उतरा और फिर वापस आके मैं देख रहा हूँ अरे मैंने किया है कि नहीं किया, फिर मैं नीचे गया फिर मैं आके देख रहा हूँ। या आज ये ना हो जाए, अब हस्बैंड का मान लीजिए कि शाम तक 8 बजे तक फोन नहीं आया, अभी तक घर से नहीं आया, पता नहीं कहीं रास्ते में कुछ बुरा ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, बच्चे स्कूल से नहीं आए अभी तक, क्या ना हो गया। तो एक चिंता होती है और एक ये एक्सेसिव चिंता होने लग जाती है, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, ये आपकी हैबिट नहीं है। तो ऐसे लोगों को डांटे नहीं बिल्कुल भी कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, उनको समझने, ये समझ लीजिए कि उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इंसान को ये बहुत, हाँ नहीं बिल्कुल तो ये, डॉक्टर मनु, मेरे भी आसपास बहुत लोग हैं ऐसे जो कि इतना ज्यादा चिंता करते हैं, इतना ज्यादा चिंता करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, बट आज आपने क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ एंजाइटी है। हाँ, और ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है वर्ल्ड वाइड। ओके ओके, मतलब मैक्सिमम लोग यही बात लेके आते हैं कि हम सोचते बहुत, हम चिंता बहुत करते हैं, चिंता बहुत करते हैं, कहीं परेशान तो नहीं। अगला सवाल पूछ रही है आयश जी कि वन साइड लव और फेलियर अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए कोई सॉल्यूशन अगर आप बता सकते हैं। देखो एग्जाम में फेल होना, लड़की को प्रपोज करके फेल होना, लड़के को प्रपोज करके फेल होना, या वन साइडेड रिलेशनशिप होना, ये सब हम इंटेलेक्चुअली इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो ब्रेन है हमारा, उस वो तो एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गया है और उसको संभालना है। तो आप ताज्जुब मानेंगे कि आपकी लाइफ में अगर ये सब इवेंट्स भी होते हैं, या टाइफाइड भी होता है, या कोविड होता है, या फीवर होता है, तो सेम फॉर्म ऑफ केमिकल्स निकलते हैं ब्रेन में आपके लड़ाई करने के लिए, आपकी क्षमता या रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। तो जब वो क्षमता और रेजिस्टेंस नहीं हो पाती है तब आपके अंदर अवसाद और निराशा वाले थॉट्स आते हैं या सुसाइड वाले आते हैं। अगर वो क्षमता है तो कभी नहीं आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि वन साइडेड लव अफेयर और इस तरह की जो फेलियर्स हैं, ये इक्वलिंग टू आपकी लाइफ में कभी बॉडी या ब्रेन कैसे दिखता है ये मैं बता रहा हूँ। इंटेलेक्चुअली तो हम इसको अगर एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो फिलॉसफी में भी जाएंगे, शायरी में भी जाएंगे, हर चीज में करेंगे, लेकिन अगर शरीर के उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में, मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें अगर कुछ कमी है तो इन सब के लक्षण आने लग जाते हैं। तो ये अगेन मैं ये कहूंगा कि ये आपकी इच्छा शक्ति और विल पावर की कमजोरी नहीं है।
बिल्कुल। एक दो सवाल है बस छोटे-छोटे में मैं आंसर देना चाहूँगी डॉक्टर मनु। दिव्यांशी पूछ रही हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें? एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के सवाल हमें जब हमने आपके प्रोमो पोस्ट किए थे तभी पर्सनली आए थे कि जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जैसा कि वही आपने बताया कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं गिर ना पड़े, एक्सीडेंट ना हो जाए या सामने वाला हमारे लिए बुरा ही सोच रहा है। मतलब इस टाइप के बहुत सारे सवाल आए थे हमारे पास। देखिए, नॉर्मल जिंदगी में अगर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इन सब चीजों की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है, हुँ। तो आप एक्सरसाइजेस के थ्रू, योगा के थ्रू, किसी हॉबी में मन लगा के या अच्छी बुक्स पढ़ के आप इन हुँ, चीजों हुँ। को सॉल्व कर सकते हैं, दोस्तों से बात करके। लेकिन यदि इन तीनों चीजों में फर्क पड़ रहा है तो ये मत सोचिएगा कि ये मेरी आदत है, इसको सिर्फ और सिर्फ लक्षण की तरह लीजिए और इसको ठीक करिए डॉक्टर से मिलकर। मैं देखिए इसलिए ये बात क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, बार बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हुँ, हुँ, हुँ। अक्सर हम लोग बहुत हल्के हो जाते हैं इन सब मामले में। हुँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने पीछे पर्दे लगा रखे हैं, ये आप कितने मन से कहीं से लेके आए होंगे। आप हुँ। क्यों लेके आए थे? आपको अच्छा लगता है और अपना घर सुंदर लगे और आप इस वहां बैठे तो सुकून लगे आपको, इसलिए आप लेके आए। अब मान बिल्कुल। लीजिए कि आप अंदर से परेशान है, एंजाइटी है, आप नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो ये जितनी चीजें आप लेके आए आपके लिए मायने रखेंगी? नहीं रखेंगी। तो इंसान हर उन चीज को लाने के लिए इतनी मेहनत कर लेता है, लेकिन उन चीजों को जब इंजॉय करना बंद कर देता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि यार ये अपने अंदर कोई दिक्कत हो रही है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने इतनी पढ़ाई करी है या नौकरी कर रहे हैं, आप इतनी चीजें जगह जगह शहरों से जाते हैं, कुछ लेके आते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा। जब वो अच्छा लगना बंद हो गया तो आप समझिए ना कि कुछ तो हो गया आपकी लाइफ में, कुछ तो हो गया है। और उसको ठीक करिए। उसको ये नहीं करिए कि नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ध्यान देना जरूरत है आपको। सिर्फ जिंदा रहना ही थोड़ी ना आपका मकसद है। ज़िंदा हैं, बस जी रहे हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि हाँ, हम मेंटल वो हेल्थ। वो मकसद नहीं है ना लाइफ का। देखिए आप अगर वही मकसद है तो आप नॉर्मल दो कपड़े और खाना, दाल रोटी खा के जिंदा रह सकते हैं ना। बिल्कुल। आप क्यों कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगे, आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, या आप चीजों को लेके आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि आपको ये खुशी तो दे? जब जिंदा ही हो तो खुशी के साथ जिंदा रहो, क्यों ऐसे चिंता बिल्कुल, रहते हुए नेगेटिव थॉट्स के साथ रहे? बिल्कुल। डॉक्टर मनु आखिरी सवाल बस मैं पूछना चाहूँगी। कई लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि हम मनोचिकित्सक के पास गए हैं तो वो सिर्फ़ हमारी बात सुन रहे हैं। वो सिर्फ़ हमें एडवाइस करते हैं, लेकिन हमें कोई दवाई ना दें। तो दवाई का क्या कॉन्सेप्ट है मनोचिकित्सा में? दवाई कैसे, जैसे कि अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हम एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं। हमें टाइफाइड होता है तो हम साल्मोनेला टाइफी की दवाई खा लेते हैं कि जी उस पर काम करेगा, या जो भी अगर अदर डिसीज़ेज़ होती है। तो मेंटल हेल्थ में ऐसी कौन-सी दवाइयाँ क्या किस रूप में काम करती हैं, जिससे लोग बहुत दूर भागते हैं लेकिन वाक़ई में वो कारगर सिद्ध होती हैं? बिल्कुल, मैं देखो अब इसमें जो लोगों की मिथ है उसको दूर करने की कोशिश करता हुँ, हूँ। सबसे पहले हम लोग ब्रेन को ना सिर्फ एक चीज समझते हैं, एक ऐसा ऑर्गन जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, जो सोचता है, समझता है, ये सब चीजें। लेकिन वो ब्रेन की सिर्फ एक एरिया का फंक्शन है, वो पूरे ब्रेन का फंक्शन थोड़ी ना है। आप हुँ, सांस ले रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको नींद लग रही है, आपको सेक्स की इच्छाएं हो रही हैं, या आपको कोई चीज अच्छी बुरी लगती है, ये कहाँ से आया? ब्रेन से ही तो आया। स्टिमुलेशन चाहिए। हाँ, तो ये ब्रेन का रेगुलेटरी सिस्टम होता है, ये ब्रेन का ओके। इंटेलेक्चुअल सिस्टम नहीं होता। तो ये डिप्रेशन, साइकोसिस, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, चिंता, एडिक्शन तक ऑनलाइन चाहिए जितने भी हैं, ये सब हुँ, ब्रेन का जो रेगुलेटरी सिस्टम है, इसमें डिस्टरबेंस जब होती है तब इस तरह के लक्षण आते हैं। आपकी इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेलिजेंस वही है। ओके। हुँ, हुँ, आप सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा क्रक्स है। समझना अलग चीज है, कंट्रोल करना अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये, हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, इतनी पोल्यूशन है, सबको अस्थमा हो रहा है क्या? तो लेकिन जिसको हो रहा है वो सांस नहीं, वो एयर नहीं चेंज कर रहा है, वो अपने लंग्स की केयर कर रहा है।
बिल्कुल। ऐसे ही अब जब रेगुलेटरी फंक्शंस की मैं बात करता हूँ ब्रेन के, तो शरीर में कहीं पर भी चोट लगे या ब्रेन में चोट लगे, चोट मतलब फिजिकल नहीं, कैसा भी, मतलब कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो जो केमिकल्स हैं, जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं, वो तो वहां पर भी वैसे ही निकलते हैं जैसे ब्रेन में भी वैसे निकलते हैं जैसे आपके हाथ पैर में निकलते हैं। अब हाथ पैर में आपको सूजन दिखाई दे गई, ब्रेन की रेगुलेटरी सिस्टम की सूजन थोड़ी ना दिखाई दी आपको। तो दवाइयां उस लेवल पे जाके काम करती हैं। दवाइयां आपको सिर्फ नींद के लिए, सुलाने के लिए, जगाने के लिए, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। दवाई का एक ही पर्पस है कि उस जगह पे जाके ठीक करें जहां पर वो इन्फ्लेमेशन हो रही है। जैसे डायबिटीज में हो गया, इन्फ्लेमेशन हुई, आपको डायबिटीज हो गया, पैनक्रियाज का हुआ या किधर कहीं का हुआ, आप क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। लेकिन क्या दवाई लेने से डायबिटीज कवर रहती है? नहीं, आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ती है, आपको खान पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बावजूद आपकी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसे ही इमोशनल और मेंटल हेल्थ के साथ आपको उसी तरीके से इसको देखना है। दवाई लेनी है, दवाई लेंगे, आप ठीक रहेंगे, दवाई के साथ साथ आपको जिंदगी के में जो परिवर्तन करने हैं वो आपको बताए जाएंगे कि ऐसा करिए। तब भी जैसे शुगर ऊपर नीचे होती है, वैसे इमोशन भी ऊपर नीचे होते ही रहेंगे और आपको ठीक बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आदत पड़ जाती है, नींद की दवा है। कौन सी बीमारी ऐसी है, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, आप खाते हैं ना दवाई, उसका इंटेलिजेंस से कोई वास्ता है क्या? आप ये कहते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो मुझे थायराइड क्यों हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इंटेलिजेंट लोग हो या सुपर इंटेलिजेंट लोग हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें, या अवसाद हिंदी में, उदासीनता, ये सब रेगुलेशन ऑफ ब्रेन जो है उसके सिम्टम्स हैं, उनके फंक्शंस के। ये इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस वाले एरिया का इसका कोई लेना देना नहीं है। आप तो इंटेलिजेंस वाले एरिया से उन चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मनु, समय की कमी, हिमांशु जी ने एक्चुअली पर्सनली क्वेश्चन किया है कि मैम जरूर पूछ लीजिएगा, तो बस आखिरी सवाल में लेना चाहूंगी। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो फिजिबल नहीं होता तो उस कंडीशन को खुद पर हावी होने से कैसे रोकें? जब आप छोटे थे तो कई बार आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, आपको नहीं मिला, माँ बाप ने मना भी तो किया कि आइसक्रीम मत खाइए, 1 हफ्ते बाद मिल जाएगा, 2 हफ्ते बाद मिल जाएगा। तो वो छोटे छोटे लेसन होते हैं जो आपको बचपन से मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि रुकिए, रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, वो चीज आपके लायक है तो आपको मिलेगी। इंस्टेंट कॉफी नहीं है, नूडल्स नहीं है कि बन जाएगी, आप इंतजार करिए। आप अपनी जिंदगी के जो फैसले या ड्रीम्स हैं, क्या वो इतने छोटे हैं कि एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे? नहीं। इंतजार करिए, उनके लिए लगिए, उनके लिए मेहनत करिए। पेड़ भी 5-6 साल लेता है तब फल देता है ना? अगर 5-6 साल का समय बीत चुका हो, उसके बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हो, पॉजिटिव चेंजेस ना आ रहे हो, तो डॉक्टर मनु क्या मतलब हमारे एफर्ट्स में कमी है या सिचुएशन ही हमारे पक्ष में नहीं है? हाँ, देखिए, अगर 3 से 5 साल में आपके उसमें फर्क नहीं आ रहा है तो आपको अपनी अप्रोच पे वापस रिवैल्यू करना चाहिए कि भाई रीवैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, कि वाकई मेरी अप्रोच ठीक है कि नहीं है। अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, अगर नहीं अप्रोच ठीक होगी ना तो कोई ना कोई तो बता ही देगा आपको। आपका जो खास दोस्त होगा या आपका टीचर होगा या आपका कुलीग होगा, भले आपको बुरा लगेगा जब वो बता रहा होगा, लेकिन आपको वो बता तो देगा कि देखो यार यहाँ गड़बड़ है, और बस उसकी बात सुनिए और वहां पे चेंज करिए। वहां पे हर्ट नहीं महसूस करिए, यार मुझे गलत क्यों बोल दिया। 3 टिप्स मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर मनु, आखिर में इस चर्चा को खत्म करने से पहले, जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब ब्रेन के एक इमोशनल पार्ट के डिसफंक्शंस हैं। ये आपके इंटेलिजेंस से इसका कोई वास्ता नहीं है। कृपया करके उसको इंटेलिजेंस के साथ नहीं जोड़ें, ये बहुत जरूरी है। जी। दूसरी चीज, जब कोई इंसान कहता है कि उसको ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, उदासी है और वो थका हुआ सा लग रहा है, तो उसको लेजी कह के डिसमिस ना करें, उसकी बात को सुने, समझें
और जरूरत पड़े तो जैसे किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर को दिखाते हैं वैसे ही दिखाएं। तीसरी बात जो मैं सबको बोलता हूँ कि देखिए, जीवन है तो समस्या है, और समस्या है तो समाधान है, लेकिन उसके लिए आपको सुनना एक दूसरे को जरूर पड़ेगा। और अगर कोई एक बार में आपकी बात नहीं समझ पाता है तो उसको दोबारा बोल के देखिए, और कोई आप एक बार दोबारा नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा पूछ के देखिए कि क्या हो रहा है तो आप ही के साथ जुड़ा हुआ इंसान ना, डिसमिस मत करिए इन चीजों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनु इस बेहतरीन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगी कि इस लाइव चर्चा को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। आप यूट्यूब पर स्पीकिंग ट्री के चैनल पर भी इसको रिकॉर्डेड रूप में देख सकते हैं, आप वहां से भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, शेयर करने का मकसद ये है कि 3 बज रहा था, बहुत सारे लोग लंच में बिजी होते हैं, बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी होते हैं। अगर लाइव चर्चा नहीं देख पाए हैं तो आपके एक शेयर करने से उन तक ये जानकारी पहुंचेगी, और वाकई मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना हम सभी की जिम्मेदारी है, और अपने आसपास लोगों को जागरूक करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। चलिए, इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। डॉक्टर मनु, एक दफा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया इला, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।